हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जो अपना क्लास चल रहा है थियरी का, ये देखिए क्लास की वीडियो है, वीडियो नंबर 31 है। ऑलरेडी हमने 30 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और उन 30 वीडियो में से लगभग 35 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। कितने टॉपिक? जो आपका सिलेबस में 38 टॉपिक दे रखा है भैया, उनमें से हमने 35 टॉपिक कवर कर लिया है। ये आपका जो रहेगा 36 वाला टॉपिक है। इसके बाद नवजात शिशु का देखभाल बच रहा है और गर्भधारण की प्रक्रिया बच रहा है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। गर्भ निरोधक नहीं, वो तो हम पढ़ा ही लिए हैं। गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके बच रहा है, और जबकि वो भी पढ़ाए हैं, गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके वो भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लेकिन इस चैनल पे नहीं, अलग दूसरे चैनल पे। तो इस चैनल पे भी हम आपको वो बता देंगे। बाकी जैसे 38 टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम टॉपिक वाइज, जैसे अभी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं थियरी, वैसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाएंगे। ऑलरेडी 2 टॉपिक हम करवा चुके हैं 3 वीडियो में, ठीक है। वो हो ही चुका है। और वो देखिए वही आपका रामबाण रहेगा। क्या रहेगा सर? वही रामबाण रहेगा। रामबाण वही रहेगा जो टॉपिक वाइज हम करवाएंगे एमसीक्यू, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। हर एक टाइप का जितनी भी थियरी है उसकी एक एक लाइन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। और तरीका, लेवल, जो पैटर्न है उस चीज़ को फॉलो करते हुए करवाया है हमने। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। स्क्रॉल करके जैसे वीडियो दिखता है, शॉर्ट दिखता है, लाइव दिखता है, वहीं पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। 3 वीडियो है एमसीक्यू का, तो वो भी लगातार चलेगा। अब आज की जो टॉपिक रहेगी आपका क्या है भैया? समान प्रसव के दौरान देखभाल। समान प्रसव के दौरान, दौरान का मतलब प्रसव से पहले की, प्रसव के बाद का, दोनों हम ये देखेंगे, ठीक है। केयरिंग दोनों देखेंगे। यहाँ पे क्या केयर हो रहा है, केयरिंग किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या चीज़ें रहें, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे लिए आपको क्या समझना होगा, ये समझना होगा कि सर लेबर, ठीक है, लेबर और डिलीवरी में क्या अंतर है। प्रसव, देखिए अब प्रसव, लेबर, ठीक है, डिलीवरी, क्योंकि दोनों केस में ही बच्चे का जन्म होता है। डिलीवरी के केस में भी, लेबर के केस में है। तो मेनली डिफरेंस क्या है? लोग डिलीवरी भी बोलते हैं, आपने गांव में भी सुना है कि डिलीवरी नज़दीक है, डिलीवरी नज़दीक है। कोई ये नहीं बोलता कि प्रसव नज़दीक है या फिर लेबर नज़दीक है, ये चीज़ नहीं बोलता है। तो ये जबकि दोनों केस में बच्चा पैदा हो रहा है, दोनों ही केस में बच्चा पैदा हो रहा है, दोनों ही केस में बच्चे का जन्म हो रहा है, दोनों ही केस में बच्चा धरती पे आ रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंस है, एक ही लाइन में हम आपको समझाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। डिलीवरी उसको बोला जाता है जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं रहता, जिससे सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे को निकाला जाता है पूरा, ठीक है। लेकिन ये जो लेबर रहता है, इसमें पूरा पूरा प्रोसेस जो रहता है नॉर्मल ही केस में होता है। वजाइनल के थ्रू ही बच्चा बाहर आता है, लेकिन इसमें उस चीज़ें से नहीं बच्चा को पैदा करवाते हैं, ऑपरेशन वगैरह। बस यही आपको समझना है कि जो ऑपरेशन से हुआ है वो डिलीवरी हो गया, और जो नॉर्मल केस में जैसे होते हैं वो लेबर कहलाता है, ठीक है। तो मेनली डिफरेंस बताने को तो बहुत कुछ है, इसमें बता सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन है उस चीज़ को समझना है। इसी कंसेप्ट पे आधारित है। अब जो डिलीवरी के टाइम क्या देखभाल, लेबर के टाइम क्या देखभाल करना होता है, एज अ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एज अ एनएम आपको क्या देखना है, आप पे अपने समुदाय में क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे क्या देखेंगे, क्या देखभाल करेंगे, इस चीज़ को समझना होगा हमको। बस खत्म हो जाता है पूरा इसी टॉपिक पे। तो आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से। आप भी अगर नए जुड़े हैं तो आप भी पहले वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो भी पिछला वीडियो उसको भी ध्यान से देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, जो चीज़ें हैं जेन्युइन पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताया जाता है जो आपके एग्ज़ाम से बाहर हो। सब कुछ बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं, तो 3 नंबर 2 नंबर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हर एक टॉपिक पे यही लिख के रखते हैं कि 4 नंबर पक्के, 3 नंबर पक्के, ऐसा होता है तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। नहीं भैया, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 38 गुणे 3, ठीक है, 38 गुणे 3 कर लेना, कितना बनेगा। तो 114 प्रश्न के आसपास बन रहा है। अगर एवरेज भी आप लेके चले हो 3-3 प्रश्न का 38 टॉपिक से, तो 114 प्रश्न के आसपास बन रहा है। आपके एग्जाम में कितने आने वाले हैं? 100 प्रश्न। तो किसी किसी टॉपिक से ऐसे रहेंगे कि 2 ही प्रश्न पूछेगा,
किसी टॉपिक से 3 प्रश्न पूछेगा, किसी टॉपिक से एक ही प्रश्न पूछकर किसी और टॉपिक से 4 प्रश्न पूछ लेगा। तो वो वही तरीका है, वही उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और हम आपको बिल्कुल बता दिए हैं, हर एक टॉपिक के बारे में बता दिए कि इस टॉपिक से इतना प्रश्न आता है, जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। विद प्रूफ भी दिखाया है, ठीक है, विद प्रूफ भी दिखाया कि देख लो ये टॉपिक से इतना प्रश्न बना है। तो ये चीज़ होता है, क्यों होता है? क्योंकि एनालाइज जितने भी भारत के एनएचएम का हो चाहे जो भी हो, जितने भी भारत के राज्य में पेपर हुए हैं, एनएम का सबका पेपर हमने देखा है, सबका एनालाइज किया है, उसी के आधार पे प्रश्न को आपको करवा रहे हैं। बिना एनालाइज किए हम चीज़ें नहीं बताते हैं। सब्सक्राइबर कम है तो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना कि सर के पास तो 10,000 11,000 ही सब्सक्राइबर हैं तो क्या ही मैटर होगा इनका। तो सब्सक्राइबर डिपेंड नहीं करता है कंटेंट की क्वालिटी को, ठीक है, और ना ही हम कभी सब्सक्राइबर के पीछे भागे हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें हुआ है। हम भी अन्य लोगों की तरह अगर सब्सक्राइबर के पीछे भागे होते तो हमारा भी आज ज़्यादा फॉलोअर, क्योंकि हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जो जेन्युइन है उसी को बताते हैं। चलिए, और देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या। देखिए बहुत से लोगों का कमेंट आता है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको हम बता भी चुके हैं कि 200 रुपये फ़ी देना होता है, ठीक है। जितनी भी क्लास हुई हैं पिछला या भी जितने आगामी दिनों में क्लास होंगी, सारे का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा 200 रुपये में। प्लस आपको टेस्ट भी होता है, टेस्ट पेपर भी मिलेगा, आंसर की भी मिलेगा, अपने आप को जांचने के लिए कि हमने क्या पढ़ा है, हमारी तैयारी कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो सर अच्छा बोलोगे कैसे क्या करना है प्रोसेस, तो ग्रुप में देखिए इसी का कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जब आप कमेंट करने जाते हो तो वहाँ पे सबसे ऊपर कमेंट हमारा ही दिखाई देता है। उसमें एक लिंक दिया रहता है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो UP SSC मिशन UP SSC का ग्रुप है। लगभग 400-450 एनएम बहन लोग जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ से जुड़ना है, जैसे ही जुड़ेंगे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेरा नंबर भी निकल के आ जाएगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेप्ट हम कर लेंगे समय मिलते ही। तो आपको वहाँ से नंबर निकाल के मुझे डायरेक्टली मैसेज करना है कि सर PDF चाहिए, या तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा पीडीएफ के लिए। चलिए हम पढ़ेंगे क्या, जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों का कमेंट आता है प्योर हिंदी में ही क्यों बोलते हैं, तो इंग्लिश में ही। मेरे चैनल पे बहुत से सारी बहनें हैं जो मैक्सिमम हिंदी के लिए ही बोलती हैं, तो हिंदी में ही क्लास चलती हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसको ब्रैकेट में, ठीक है, डाल दिया जाता है इंग्लिश में, तो आप उस चीज़ को देख लिया करें। तो जैसे यहाँ पे जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य है, इसमें क्या देखना होता है, क्या उद्देश्य है, क्यों देखभाल, उद्देश्य, देखभाल का उद्देश्य क्या है, जन्म से पहले देखभाल का उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले 2 लाइन में सारांश हम देखेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। 2 लाइन सारांश में सर क्या है, जन्म पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना है, इसके प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। जो देखिए जन्म पूर्व से जो देखभाल कर रहे हैं, इसका उद्देश्य मेनली क्या है, गर्भावस्था के दौरान माँ, ठीक है, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना है। माँ को देखना है किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो पाए, अगर बीमारी है तो उसका सही समय पे उपचार किया जाए ताकि उसका प्रभाव बच्चे पे ना पड़े, ठीक है, या फिर माँ के स्वास्थ्य पे ना पड़े। इसी चीज़ को हम केयर करते हैं, इसी चीज़ को देखभाल करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया आपकी भर्ती परीक्षा में सर कैसे प्रश्न आएगा ये भी बता दीजिए। तो आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से बताइए ऐसा कौन सा उद्देश्य नहीं है जो जन्म पूर्व देखभाल से संबंधित हो, ऐसे करके आएगा। तो आपको हेडिंग में लिखा रहेगा माँ के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जोखिम वाले गर्भावस्था की पहचान करना, स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना, एक ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तो आसानी से आप प्रश्न बना पाएंगे। मैं एक ही थियरी को आपको हेडिंग बाई हेडिंग बना दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें कंठस्थ हो जाएँ। जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो तो अब माँ के स्वास्थ्य की सुरक्षा आपने ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दिया, लिख दिया, फिर ब्लू पेन से ये सारी चीज़ें लिखी। तो अब ये ब्लैक पेन से जब भी आप रिवाइज करने जाओगे एग्जाम के समय में, जैसे एग्जाम 10 दिन रह गया, 15 दिन रह गया, रिवाइज करने जाओगे तो सबसे पहले फोकस यही पे रहेगा कि सर ने बताया था, सर ने लिखवाया है इस चीज़ को, तो ये नहीं भूल पाएंगे आप। इसलिए मैं हेडिंग बाई हेडिंग सब कुछ बना देता हूँ। चलिए दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे। देखिए पहला हो गया माँ के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट क्या है, सारे देखिए 7-8 पॉइंट होंगे, सारे के सारे पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करना। हाई रिस्क में क्या, ठीक है, जैसे कि जो हाई रिस्क है इसका समय पर पता लगाना
और इसका इलाज करना, ये भी हो गया उद्देश्य, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, ठीक है, आपने देख लिया हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पहचान करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा उद्देश्य है कि सर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी समस्या को पहचान का समाधान करना, ठीक है। ये नहीं कि पहचान कर छोड़ ही दें, नहीं, किस लिए पहचान कर रहे हो, उसका निदान करने के लिए ही तो पहचान कर रहे हो। तो तीसरा उद्देश्य ये हो गया। चौथा उद्देश्य क्या हो गया सर, सुरक्षित प्रसव, ठीक है, पूर्ण अवधि के समान स्वस्थ और जीवित शिशु के जन्म को सुनिश्चित करना, ये चौथा उद्देश्य हो गया। अच्छा सर पांचवा उद्देश्य क्या है सर, पांचवा उद्देश्य परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, माँ को छोटे परिवार के महत्व और परिवार नियोजन के नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना, कि प्रेगनेंसी है, ठीक है, छोटा ही परिवार रखिएगा, कोशिश करिएगा आगे 2 बच्चे हो गए हैं तो कोशिश करिएगा कि आगे तीसरा बच्चा ना हो पाए, क्योंकि 2 बच्चे ही अच्छे, ठीक है, ये चीज़ होता है। पांचवा उद्देश्य ये हो गया। अच्छा सर छठा उद्देश्य क्या है, छठा उद्देश्य क्या है सर, छठा उद्देश्य कि शिशु देखभाल का प्रशिक्षण, बच्चे की देखभाल से संबंधित आवश्यक शिक्षाएं देना, ये छठा उद्देश्य हो गया। सातवां उद्देश्य क्या है सर, सातवां उद्देश्य क्या है सर, बता दीजिए सातवां उद्देश्य क्या है। अब सातवां उद्देश्य देखेंगे पोषण संबंधी जागरूकता, माँ को पौष्टिक सुपाच्य और संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। आठवां उद्देश्य क्या है, जन्मजात रोगों की रोकथाम, बच्चों को जन्मजात विकृतियों को रोकने के उपाय, ठीक है। आठ, कुल मिलाकर 8 उद्देश्य हैं, तो आप इन सभी को ध्यान रखना है। क्या है भैया, 8 उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं सर, जन्म पूर्व देखभाल के उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं, 8 उद्देश्य हमने बताया, बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो 8 हैं उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन किनका किनका रजिस्ट्रेशन, गर्भावस्था माँ का रजिस्ट्रेशन, उस चीज़ को हम समझेंगे क्या होता है रजिस्ट्रेशन। तो गर्भवती महिला को गर्भधारण के तुरंत बाद नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में पंजीकरण कराना चाहिए। यह पंजीकरण गर्भावस्था के दौरान किसी समस्या का समय पर निदान और इलाज सुनिश्चित करता है। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का महत्व क्या है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्या महत्व है सर, पंजीकरण गर्भावस्था के दौरान किसी समस्या का समय पर निदान और इलाज सुनिश्चित करता है, तो इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, एक पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, WHO के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, तो 4 बार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। WHO के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, ठीक है। अच्छा 4 बार करानी चाहिए, तो कब से क्या क्या प्रोसेस है वो भी बता दीजिए। तो देखिए पहली जांच कब करवाएंगे, जब गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के भीतर, ठीक है, गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के भीतर ही पहला जांच करवा लेना है, ठीक है। और दूसरी जांच कब करवाना है, गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह के बीच, ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तीसरी जांच कब करवाना होता है, तो तीसरी जांच 28 से 32 सप्ताह के बीच में करवाना होता है। चौथी जांच कब, 36 सप्ताह या इसके बाद का। तो ये चारों जांच के बारे में कब क्या करवाना है वो भी हम बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रसव तिथि का निर्धारण कैसे करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसको शॉर्टकट में EDD बोलते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है कि प्रसव की तिथि का निर्धारण लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP की तारीख के आधार पर किया जाता है। कब किया जाता है सर, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP की तारीख के आधार पर किया जाता है। जैसे कि सर LMP में, ठीक है, LMP में लास्ट LMP जो है, ठीक है, इसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़कर EDD की गणना की जाती है। उदाहरण के रूप में सर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि LMP 1 जनवरी 2012 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अब इसमें 1 जनवरी में आप 7 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो जनवरी है इसमें 9 महीना जोड़ेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये सितंबर हो जाएगा, तो 8 सितंबर 2012 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किया है, तो 8 सितंबर 2012 निकल के आया है, 7 दिन 9 महीना जोड़ने पे। इसी प्रकार सर आधिकारिक गणना, क्या ध्यान देना है, आधिकारिक गणना ये आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएगा कि बताइए EDD की गणना ज्ञात करने के लिए आधिकारिक गणना क्या है, ठीक है, या फिर अन्य गणनाएं क्या हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपके प्रश्न में अगर आधिकारिक गणना आ जाएगा या फिर अन्य गणनाएं क्या हैं, तो आपको 40 सप्ताह या फिर 280 दिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये भी दिखेगा तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि आधिकारिक गणना की बात है, 40 सप्ताह 280 दिन LMP में जोड़ा जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए इस अभी प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पे आप देखिए कर पाते हैं कि नहीं। देखिए जन्म पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अब मेनली उद्देश्य क्या है, केवल वर्ड आया है तो इसको आप ऐसे ही काट देंगे, केवल सर ने बोला है कि गलत हो जाएगा। बच्चे की देखभाल की शिक्षा देना, बच्चे की देखभाल शिक्षा देना,
बच्चे की ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ तो माँ का भी देखभाल तो किया जाता है, ये चीज़ तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि केवल बच्चे का ही बोला इन्होंने। तीसरा, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, जी हाँ, यही तो करेक्ट है, इसीलिए तो देखभाल किया जा रहा है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। हमने आपको थियरी में भी ये चीज़ बताया था। प्रसव के बाद यहाँ पे लिख दिया है प्रसव के बाद, प्रसव के बाद नहीं, प्रसव के पहले की बात की जा रही है, तो बाद निगेटिव बोल रहा है, तो ये गलत वैसे हो गया है। तो ये आपका व्याख्या है, आप व्याख्या भी दे सकते हो। जन्म पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना। इसके तहत क्या क्या है, पोषण है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य समस्याओं का निदान किया जाता है। हालांकि अन्य विकल्प भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विकल्प 3 व्यापक उद्देश्य को कवर करता है, इसलिए विकल्प 3 आपका सही है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की गणना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए नॉर्मली पूछा है, कोई यहाँ पे अधिकारी गणना या फिर उसके अलावा ये चीज़ नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की गणना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हमने आपको बताया था 7 दिन और 8 महीने, किस ऑप्शन में है, 7 दिन और 7 दिन और 9 महीने, ठीक है। 8 महीने इसमें ये नहीं होगा, 9 महीने की बात है, तो यही होगा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 7 दिन और 9 महीने। चलिए इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है 40 सप्ताह। सर ने बताया था कि एलएमपी में 40 सप्ताह जोड़ें, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अधिकारी, ठीक है। अभी व्याख्या में उस चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए 2 ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ेंगे क्या सर, व्याख्या पढ़ेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, एलएमपी की तारीख को आधार माना जाता है, जिसमें 9 महीने 7 दिन जोड़कर संभावित प्रसव तिथि का पता लगाया जाता है। हालांकि 40 सप्ताह जोड़ना भी सही प्रक्रिया है, लेकिन विकल्प 2 साधारण तरीका दर्शाता है, ठीक है, विकल्प 2 साधारण तरीका दर्शाता है। 40 सप्ताह जोड़ना भी सही है, लेकिन आपकी भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को जानबूझकर बनाया हूँ ताकि आपकी भर्ती परीक्षा में आ जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। 40 सप्ताह वैसे आएगा नहीं, दोनों ऑप्शंस नहीं आएगा, 40 सप्ताह या 280 दिन, लेकिन यहाँ पे आ गया तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन मानना पड़ेगा, तो आपको यही मानना पड़ेगा क्या, 7 दिन और 9 महीने, ठीक है, 7 दिन और 9 महीने ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, 40 सप्ताह को नहीं लगाना। हाँ, आधिकारिक गणना वगैरह ये चीज़ें और भी आ जाएंगी हट करके, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि WHO के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने आपको ऊपर थियरी में बताया कि 4 बार, और सारा प्रोसेस भी बताया था। प्रथम जांच कब होनी चाहिए, गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर, वो चीज़ बताया था। दूसरा भी कब होना चाहिए, सब कुछ आप जानते ही हैं। चलिए जैसे आप हिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, प्रसूति इतिहास देखेंगे तो इतिहास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आई है कोई गर्भवती महिला, आप उनका हिस्ट्री ले रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके भर्ती परीक्षा में यहाँ से बन सकता है, निम्नलिखित में बताइए कौन सा प्रसूति इतिहास को नहीं दर्शाता है, या प्रसूति इतिहास को दर्शाता है, या प्रसूति इतिहास लेने के दौरान कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, या फिर किसका इतिहास नहीं लिया जा सकता है, या फिर किसका इतिहास लिया जाता है। बहुत तरीका है प्रश्न घुमाने का, ठीक है, प्रश्न बनाने का। तो आपको थियरी अगर कंठस्थ रहेगी तो आप गलत ही नहीं करेंगे, इसलिए आपको थियरी पे ज़्यादा फोकस हम करने के लिए बोलते हैं। तो गर्भवती महिला का प्रसूति इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लेबर लेना गर्भाशय के दौरान आवश्यक होता है। अच्छा सर, आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि इससे गर्भवती और भ्रूण के स्वास्थ्य को समझने और जोखिम की पहचान करने में मदद मिलती है। अब जो प्रसूति इतिहास कई पहलुओं को कवर करता है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, वर्तमान गर्भावस्था के लक्षण, भूतपूर्व गर्भावस्था का इतिहास, पारिवारिक इतिहास, चिकित्सीय जानकारी। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। एक 2 3 4 5 लाइन में हमने आपको सारांश बता दिया पूरा, ठीक है, सारांश बताया हूँ। अब हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए इसके घटक कौन से हैं, हिस्ट्री ऑफ लेबर के कंपोनेंट्स कौन है, घटक कौन है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, बताइए निम्नलिखित में से जब आप हिस्ट्री ऑफ लेबर करने जा रहे हो तो जो पर्सनल डिटेल लिया जा रहा है तो उसमें क्या शामिल नहीं है, पर्सनल डिटेल में क्या शामिल नहीं है, या फिर क्या शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। तो प्रश्न ऐसे बना सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या सर, कि क्या पर्सनल डिटेल में क्या क्या शामिल है। महिला का नाम, ठीक है, गर्भवती महिला का नाम, पता, ठीक है,
आयु, धर्म, व्यवसाय और वैवाहिक स्थिति जैसे जानकारी ली जाती है। ठीक है, ध्यान देना है क्या क्या मैंने आपको बताया, नाम, ठीक है, पता, आयु, धर्म, व्यवसाय और वैवाहिक स्थिति जैसे जानकारी ली जाती है। यह जानकारी भविष्य में संवाद और प्रबंधन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा पर्सनल डिटेल में क्या क्या लिया जाता है। जब हिस्ट्री ऑफ लेबर करने जा रहे हो वहाँ पे पर्सनल डिटेल ले रहे हो तो उसमें क्या क्या शामिल रहता है तो आपको हमने बता दिया। अच्छा, जब हिस्ट्री ऑफ लेबर करने जा रहे हो तो वर्तमान, ठीक है, वर्तमान गर्भावस्था में क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को आपको देखना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमने देखा क्या जब हिस्ट्री ऑफ लेबर करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ लेबर में क्या शामिल है भैया, पहला है कि पर्सनल डिटेल लीजिए। पर्सनल डिटेल में भी क्या है तो वो चीज़ मैंने बताया। दूसरा क्या हो गया, वर्तमान गर्भावस्था, ठीक है, वो गर्भवती महिला से निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। जैसे कि देखिए अब वर्तमान गर्भावस्था में क्या क्या जानकारियाँ लिया जाता है, ये भी आपके प्रश्न में बन सकता है। जब हिस्ट्री ऑफ लेबर करने जा रहे हो, पहला पॉइंट हमने क्या देखा सर, पहला पॉइंट हमने देखा कि पर्सनल डिटेल ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है कि वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है सर, इसमें शामिल है, पहला इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल है कि अंतिम मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर गर्भधारण का अनुमान और प्रसव की तिथि निर्धारित की जाती है। अच्छा, गर्भावस्था के लक्षण क्या देखेंगे कि क्या ये सभी लक्षण हैं, एक्चुअल में ये चीज़ें हैं, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि नहीं ये सच में गर्भवती हो चुकी हैं। ठीक, तो क्या क्या लक्षण हैं, चलिए हम इस लक्षण को, हालांकि ये चीज़ को आपको हम पहले ही टॉपिक में करवा चुके हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें आपको चाहिए उसी के आधार पे हम चल रहे हैं। अब देखिए हमने इसके पहले क्या करवाया था, आपको यही तो करवाया था, गर्भावस्था के समान लक्षण और चिन्ह। अब वो पढ़े हैं तो इस यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाए। तो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है हर एक चीज़ का, और उस चीज़ को हम फॉलो करके चल रहे हैं। जैसे सिलेबस में दिया है सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा भी रहे हैं, और वैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो ये लक्षण तो पढ़ा ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देखेंगे कि प्रातः काल जो मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है, उल्टी, मितलिया, नारक, स्तन में बदलाव, मोत्याग में वृद्धि, योनि से रक्तस्राव या शारीरिक थकान, अनिद्रा, ऐंठन, हृदय दाह और पेट दर्द, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं गर्भवती हैं ये। ठीक है, चलिए, गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं जैसे कि बवासीर, योनि, रिसाव, सूजन या फिर ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं सर, बवासीर, ठीक है, योनि, रिसाव, सूजन या फिर शिरास्फीति, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देख रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ लेबर। तो हिस्ट्री ऑफ लेबर में हमने क्या देखा सर, पहला पॉइंट देखा कि पर्सनल डिटेल। दूसरा हमने क्या देखा सर, प्रेगनेंसी की वर्तमान स्थिति का पता लगा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे लेबर ऑफ हिस्ट्री में सर, एक ये भी शामिल है भूतपूर्व गर्भावस्था, पास्ट प्रेगनेंसी हिस्ट्री की देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, लेबर ऑफ हिस्ट्री का पार्ट है, लेबर ऑफ हिस्ट्री का कंपोनेंट्स है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अच्छा, पास्ट में क्या क्या बातें हैं, पास्ट में क्या बातें हैं सर, गर्भवती महिला की पूर्व गर्भावस्थाओं की विस्तृत इतिहास लिया जाता है। जैसे क्या सर, देखिए जैसे क्या, पूर्व गर्भावस्था की संख्या कितना, मतलब पूर्व जो पहले इसके पहले गर्भावस्था हुई है कितनी संख्या है, दूसरा बार है, तीसरा बार है, चौथा है। इस चीज़ को कुल देखिए कुल गर्भधारक जीवित बच्चों की संख्या और गर्भपात का इतिहास लिया जाता है। ठीक है, पास्ट वाली बातें, पास्ट में ये चीज़ होता है, पास्ट प्रेगनेंसी, आप जब हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी कर रहे हो तब पूर्व गर्भावस्थाओं की संख्या, कुल गर्भधारक, अच्छा वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रसव का प्रकार, ठीक है, जो पहले के हुए जैसे दूसरा तीसरी बार प्रेगनेंसी हुई हैं तो देखना है जो दो प्रेगनेंसियाँ हुई हैं, जो प्रसव हुआ है उनमें क्या स्थिति थी, समान प्रसव हुआ था या फिर सिजेरियन या फिर सेक्शन या फिर अन्य मेथड से हुआ था, इस चीज़ को भी जानकारी रखा जाता है, इस चीज़ की भी हिस्ट्री ली जाती है। अब जैसे कोई गर्भ निरोध का उपयोग किए हैं तो उनका इतिहास लेते हैं कि गर्भ निरोध की आपने गोलियां का इस्तेमाल किया था या फिर कोई उपकरण जैसे होता है ना आईओडी इस्तेमाल किए हैं तो वो कौन सा मेथड था। ठीक है, ये भी लिया जाता है। बाजपन की और उसकी चिकित्सा जानकारी, अगर बाजपन का इतिहास है तो उसका विवरण लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। चलिए, ये सारे क्या हैं, हम पास्ट आप जो हिस्ट्री ले रहे हैं, पास्ट प्रेगनेंसी का हिस्ट्री उसमें शामिल है। ठीक है, अब पूरा की बात करें तो लेबर ऑफ हिस्ट्री में शामिल है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा। बार बार गर्भपात का इतिहास, बार बार गर्भपात, परिपक्व प्रसव, ठीक है, मृत जन्म या समय से पहले प्रसव का विवरण, ये भी पास्ट प्रेगनेंसी हिस्ट्री में शामिल होता है। ठीक है,
अब देखिए चौथा, अब हिस्ट्री आप लेवल ले रहे हो तो इसमें चौथा पॉइंट क्या है, ये भी आपका क्या है, कंपोनेंट है। किसका है सर, हिस्ट्री ऑफ लेबर का है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, भूल ना जाओ बार बार, इसलिए हम याद दिला रहे हैं। इस चौथे में क्या है सर, मेडिकल हिस्ट्री आप लेना है। मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे सर, गर्भवती महिला की पूर्व चिकित्सीय स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित जानकारी ली जाती है, जैसे कि बीमारियां, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग या फिर वात ज्वर, ठीक है, ये भी बीमारियों में है, ठीक है, बीमारियों में शामिल है ये सारी चीज़ें। और क्या देखेंगे सर, ऑपरेशन का इतिहास, ये सारे क्या है, ये सारे मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हो आप ना, तो उसमें शामिल है। सारा कुछ हम ओवरऑल किस में देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ लेबर में देख रहे हैं। तो गर्भाशय या अन्य प्रजनन अंगों पर हुए ऑपरेशन का विवरण लेना। पारिवारिक इतिहास में क्या, कि जैसे कि उच्च रक्तचाप से कोई ग्रसित तो नहीं था या फिर है, इसकी जानकारी लेना। कोई भी हो, ठीक है, हस्बैंड हो, उन हस्बैंड के पिताजी हों, ठीक है, या फिर माता जी की माँ हो, या फिर माता जी की माँ के पिता हों, तो उन सब चीज़ों को पूछा जाता है। मधुमेह या फिर अन्य अनुवंशिकी रोग तो नहीं है, क्योंकि सभी को बताए अनुवंशिकी रोग क्यों, क्योंकि ये बच्चे पे सीधा चीज़ होता है। जैसे उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है, तो बच्चों पे प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, इसलिए इनका भी इतिहास लिया जाता है। मासिक धर्म का इतिहास, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में पांचवा क्या है, हिस्ट्री ऑफ लेबर का पांचवा कंपोनेंट क्या है, मासिक धर्म का इतिहास लेना, पांचवा कंपोनेंट में शामिल है। तो इसमें क्या है देखेंगे सर, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या देखेंगे सर, इसमें देखेंगे कि महिला के मासिक के धर्म चक्र की नियमितता, मतलब अवधि, और कोई असमानता का विवरण, कि रेगुलर है कि इनरेगुलर आता था कि क्या था, ये सब चीज़ें, और क्या उनका अवधि था, कितने दिन का रहता था, ये सब चीज़ें पूछेंगे, ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए अब देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में भी चीज़ें हैं, चिकित्सीय परीक्षा में क्या शामिल है सर, इसमें क्या शामिल है सर, इसमें शामिल है कि गर्भवती महिला का संपूर्ण शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे कि वजन और ऊंचाई, ठीक है, वजन और ऊंचाई, महिला के शारीरिक विकास और गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की दर का विश्लेषण लेना। रक्तचाप हम आपको बता ही दिए, रक्तचाप, हृदय और श्वसन दर, यह संकेत देते हैं कि यह संकेत देते हैं कि महिला का स्वास्थ्य समान है या नहीं, ठीक है। पैरों में सूजन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पैरों की सूजन प्रीक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैरों के सूजन में क्या देखेंगे सर, प्रीक्लेम्सिया, ठीक है, या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। पैरों में सूजन है तो ये क्या दर्शाएगा सर, ये दर्शाएगा कि प्रीक्लेम्सिया तो नहीं है, या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती हैं, ठीक है। चलिए दंत क्षय देखेंगे, दांतों की स्थिति देखेंगे, चाल और शारीरिक विकृति देखेंगे, तो ये सारे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। चलिए प्रसूति परीक्षा कर रहे हैं आप, निरीक्षण में क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे सर, निरीक्षण में देखेंगे कि गर्भवती महिला का निरीक्षण करके स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि सर नेत्र श्लेष्मा हुआ, गर्दन और ऑटोग्रंथि, इसमें क्या थायराइड की चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि थायराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट घटक है, कंपोनेंट है लेबर ऑफ हिस्ट्री का। अगर थायराइड है तो उससे भी प्रेगनेंसी प्रभावित होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कुछ एमसीक्यू हम बनाते हैं इसी के आधार पर, ठीक है, जो थियरी हमने पढ़ा है। पहला एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है कि प्रसव की संभावित तिथि ईडीडी की गणना के लिए किस जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आपने अभी पूरा पढ़ा, किस स्थिति की जानकारी होती है, गर्भावस्था की वर्तमान तिथि, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है, अंतिम मासिक धर्म की तिथि, पिछले प्रसव का इतिहास, ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो और कोई ऑप्शन है क्या, गर्भावस्था के लक्षण, अच्छा क्या प्रश्न पूछा है, एक सेकंड, क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न फिर से देखना है, इसीलिए ऐसे ही प्रश्न किया जाता है ताकि प्रश्न को हम सही से समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ, प्रसव की संभावित तिथि, अच्छा संभावित तिथि हमको निकालना है, ठीक है, ईडीडी की गणना आप करने जा रहे हो, ठीक है, ईडीडी की गणना करने जा रहे हो, तो इसमें किस चीज़ की जानकारी की आवश्यकता होती है। ऊपर हमने आपको पढ़ाया था किस चीज़ की जानकारी होती है सर, अंतिम मासिक धर्म की तिथि, ठीक है, अंतिम मासिक धर्म की तिथि की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अंतिम मासिक धर्म की तिथि। आप ईडीडी की गणना करने जा रहे हो, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी के आधार पर ही की जाती है, जिसमें क्या होता है सर, 9 महीने या फिर 7 दिन, 9 महीने और 7 दिन जोड़कर संभावित प्रसव तिथि की ज्ञात की जाती है, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है।
ये नेक्स्ट प्रश्न आ गया कि गर्भवती महिला में पैरों की सूजन को क्या संकेत हो सकते हैं। प्रीक्लेम्सिया हमने आपको ऊपर थियरी में बताया क्या संकेत हो सकते हैं। प्रीक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है पैरों में सूजन है तो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे जो आप थियरी पढ़े हो उसी के आधार पर प्रश्न बनाया जा रहा है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे, पैरों में सूजन है तो प्रीक्लेम्सिया होगा, ठीक है। सामान्य स्थिति नहीं होगा, केवल थकान नहीं होगा, रक्तस्राव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन प्रीक्लेम्सिया जिसका अर्थ हुआ कि गर्भावस्था से संबंधित उच्च रक्तचाप या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। व्याख्या आप देख सकते हो। अच्छा, कुछ प्रश्न हम स्टेटमेंट निष्कर्ष के आधार पे बना लेते हैं। आपको दिया गया है दो, इसमें से बताना है, दो कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन देखिए, कथन क्या है, गर्भवती महिला की पहली जांच गर्भधारण के पहले 12 सप्ताह में होनी चाहिए। जी हाँ, ऊपर हमने थियरी में पढ़ा है, ये तो राइट हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है कि मासिक धर्म का इतिहास लेना जन्म पूर्व देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मासिक धर्म का इतिहास ले रहे हो तो ये जन्म पूर्व देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या। जी हाँ, ये हिस्सा है, ये भी सही है। तो हम अब देखेंगे ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, केवल कथन ए सही है, केवल दो सही है या फिर दोनों सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन सही है, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भूतपूर्व, ठीक है, पास्ट प्रेगनेंसी का कौन सा विवरण जन्म पूर्व देखभाल का हिस्सा नहीं है। भूतपूर्व का मतलब क्या, भूतपूर्व मतलब पास्ट वाली बातें हो रही हैं। ऊपर अभी आपने देखा ना, पास्ट प्रेगनेंसी का हिस्ट्री ले रहे हो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूतपूर्व गर्भावस्थाओं का कौन सा विवरण जन्म पूर्व देखभाल का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना है। कौन सा हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा, कौन सा हिस्सा है, ठीक है। प्रश्न को देखना है ध्यान से। भूतपूर्व गर्भावस्था का कौन सा विवरण जन्म पूर्व देखभाल का हिस्सा है, ठीक है। विवरण जन्म पूर्व देखभाल का हिस्सा है, तो बताइए कौन सा हिस्सा है। प्रसव का प्रकार, ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार का प्रसव हुआ था, नॉर्मल हुआ था, सर्जरी के माध्यम से हुआ था या फिर सक्शन के माध्यम से हुआ था, कैसे, तो ये तो है, ठीक है। और ये भी देखा था कि अगर उन्होंने गर्भ निरोधक की विधियां अपनाई हैं तो वो विधियां क्या थी, गोलियां था कि कोई उपकरण का इस्तेमाल किया था, तो ये भी हो जाएगा। सेकंड वाला भी है, ठीक है। बार बार गर्भपात का इतिहास, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जो चिकित्सीय इतिहास में गर्भवती महिला से किस प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी ली जाती है, ठीक है। जब आप मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं गर्भवती महिला का, तो किस प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये भी चीज़ हमने देखा, मानसिक रोग देखा, मधुमेह देखा, उच्च रक्तचाप भी देखा। तो एक ऑप्शन होगा इनमें से सभी, हाँ एक ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अब देखिए, उदरी परिवर्तन इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख लेना। उदरी परिवर्तन गर्भवती महिला के पेट का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है, क्या है सर। गर्भवती महिला के, देखिए क्या है, उदरी परिवर्तन गर्भवती महिला के पेट का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है। यह गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भ्रूण की स्थिति, गर्भ की अवधि और भ्रूण के स्वास्थ्य का पता लगाना। मतलब 2-3 लाइन का सारांश में ही सारी जानकारी दे दिया। अब आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आप यहीं से समझ जाते हो। हमने क्या बोला, ठीक है, हमने ये बोला कि उदरी परिवर्तन गर्भवती महिला के पेट का, ठीक है, परीक्षण करने की एक प्रक्रिया। उदरी परिवर्तन क्या, कौन सी प्रक्रिया है सर, महिला के पेट का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा सर, दूसरा हमने क्या देखा, यह गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा लाइन ये हो गया, इंपॉर्टेंट है। और क्या देखा, जो ये प्रक्रिया किया जा रहा है, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, भ्रूण की स्थिति और गर्भ की अवधि और भ्रूण के स्वास्थ्य का पता लगाना है। तो ये हो गया। चलिए, अच्छा इसके कुछ चरण हैं सर। अच्छा, कौन कौन से चरण हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उदरी परिवर्तन के चरण कौन कौन से हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है गर्भावस्था की अवधि का निर्धारण, ठीक है। क्या है सर, गर्भावस्था की अवधि का निर्धारण। इसमें क्या होता है सर,
तो देखिए चरण जो हुई है 2, 3, 4 जो बताए जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चरण नहीं है जो उदरी परिवर्तन को दर्शाता हो। तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि सर ने बताया था कि गर्भावस्था की अवधि का निर्धारण ये तो है। इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में गर्भाशय सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस का मतलब क्या हुआ सर, पेट के निचले भाग की हड्डी को दर्शाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, से ऊपर महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि उदरी परिवर्तन के चरण, पहले चरण में सर ने बताया कि गर्भावस्था की अवधि का निर्धारण वो कैसे, वो ऐसे कि गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में गर्भाशय सिम्फाइसिस प्यूबिस, जिसको पेट के निचले भाग की हड्डी बोलते हैं, से ऊपर महसूस किया जा सकता है। क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा सर, उदरी परिवर्तन के सेकंड चरण क्या है सर, दूसरा चरण सर ने बताया है कि भ्रूण की स्थिति, जिसको लाइव बोलते हैं। इसमें क्या सर है, इसमें भ्रूण गर्भाशय से किस प्रकार स्थित है, गर्भाशय में किस प्रकार स्थिति है, उसकी पोजीशन देखी जाती है, इसका पता चलता है, ठीक है। लाइव में क्या देखते हैं सर, भ्रूण की स्थिति में क्या देखते हैं, भ्रूण गर्भाशय में किस प्रकार स्थित है, उसकी पोजीशन क्या है, इसका पता चलता है। यह ट्रांसवर्जन है या फिर तिरछा है या फिर अनुदैर्घ्य है, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। तो लाइव में ये स्थिति। तो अब देखिए प्रेजेंटेशन, तीसरा चरण क्या है सर, प्रेजेंटेशन आप समझ गए हो ना, प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। तो भ्रूण का वह भाग जो प्रसव के समय सबसे पहले बाहर आता है, ठीक है। भ्रूण, इसमें क्या देखा जाता है, ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उदरी परिवर्तन के चरण, हमने 2 चरण देख लिया। तीसरा चरण हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन, इसमें क्या देखेंगे सर, इसमें देखेंगे कि भ्रूण का वह भाग जो प्रसव के समय सबसे पहले बाहर आता है, उसकी पहचान की जाती है, जैसे कि सिर, ठीक है, नितंब या फिर कंधा। चलिए नेक्स्ट हम चौथा चरण क्या देख रहे हैं सर, उदरी परिवर्तन की चौथा चरण क्या देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है सर, इसमें क्या शामिल है सर, इसमें सर भ्रूण के सिर या अन्य भागों की गर्भ में स्थिति का पता लगाया जाता है, जैसे कि सामने, ठीक है, पीछे या तिरछा। ये चौथा चरण हो गया। अच्छा सर, पांचवा चरण क्या है उदरी परिवर्तन का, देखिए हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर, उदरी परिवर्तन का चरण पढ़ रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि ये प्रक्रिया क्यों किया जाता है, हमने आपको बताया भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। अब हम चरण एक एक करके चरण भी पढ़ रहे हैं। ऊपर हमने 4 चरण पढ़ लिया है, ये पांचवा चरण है, गर्भ की संख्या, ठीक है। गर्भ की संख्या, गर्भवती महिला एक भ्रूण की मां है या फिर जुड़वा या फिर बहु गर्भ धारण कर रही हैं, या उदरी परिवर्तन से पहचाना जा सकता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके पहले की टॉपिक था, उसमें भी हमने आपको बताया था, क्या बताया सर, क्या बताया था सर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भर्ती परीक्षा में प्रश्न भी बना था। क्या छठवां चरण क्या हो गया सर, इम्यूनिटिक फ्लूइड का आकलन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बना था। पिछले वाला टॉपिक जो था वहाँ पे हमने आपको बताया था ज़्यादा है, कितना ml है, 300 ml है, 500 ml है, तो क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ हमने वहाँ पे समझा था। तो गर्भ में एमनियोटिक द्रव की मात्रा की जांच की जाती है, ठीक है। जैसे ये अधिक भी हो सकता है या फिर कम हो सकता है, अधिक है तो उसको पॉली बोलेंगे, अगर कम है तो ओलिगो बोलेंगे। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाना होता है, पूरा आप पढ़ते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सर ने बताया कि अधिक है तो पॉली, ठीक है, पॉली मतलब बता ही रहा, इंग्लिश वर्ड से ही पता चल रहा है अधिक, और कम है तो ओलिगो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है एमनियोटिक द्रव के बारे में। और सातवां चरण क्या है सर, उदरी परिवर्तन के सातवां चरण क्या है सर, गर्भ के हृदय की ध्वनि, ठीक है, गर्भ के हृदय की ध्वनि। इसमें क्या देखेंगे सर, भ्रूण के हृदय की धड़कन को 120 से 160 प्रति मिनट की दर से सुना जाता है, यह भ्रूण के स्वास्थ्य का संकेत है। याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। तो हमने देख लिया उदरी परिवर्तन के सारे चरण के बारे में, उदरी परिवर्तन क्यों किया जाता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हर एक चीज़ को हमने समझा, उसके चरण कितने होते हैं, 7 चरण में हमने आपको बताया, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको इन सभी चरणों में से किसी भी भर्ती परीक्षा में किसी से प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे स्तनों की जांच, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। इसमें क्या देखेंगे सर, स्तनों की जांच। अब अच्छा, इसका सारांश पहले देख लेते हैं 2 लाइन में, इसका मतलब क्या है, क्यों जांच की ज़रूरत पड़े, क्यों जांच किया जा रहा है, क्यों एग्जामिनेशन किया जा रहा है स्तन का। तो ये क्या दर्शाता है सर, स्तनों की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि निम्पल सही स्थिति में है कि नहीं है, और दरार वाले हैं क्या, ठीक है, या फिर उल्टे या तिरछे की ओर मुड़े हुए हैं क्या, इस चीज़ को देखते हैं। निप्पल स्तन
स्तनपान में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं क्या, इसीलिए हम एग्जामिनेशन करते हैं स्तनों का। याद रहेगा सर, बिल्कुल सारांश में हमने बता दिया 3 लाइन में ही सारा कुछ। चलिए सर, अब हम प्रयोगशाला परीक्षण करते हैं। क्यों, ठीक है, क्यों करते हैं सर, चलिए इसका भी देखते हैं। इसका मुख्य, इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है। पहला ब्लड, ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली क्या देखेंगे सर कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, ठीक है, HIV है कि नहीं है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस देखेंगे B और C है कि नहीं है, ठीक है, VDRL देखेंगे है कि नहीं है। तो इस चीज़ ब्लड टेस्ट से जाना जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि यूरिन टेस्ट में इसमें क्या देखेंगे सर, जो गर्भवती महिला हैं यूरिन टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है सर, कि उसमें देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोटीन की मात्रा यूरिन में आ तो नहीं रहे, या फिर कितना है, क्या मात्रा, ये सब चीज़ देखेंगे। शर्करा की जांच भी हो जाती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेनली एक और इम्पॉर्टेंट आपका है कि हाई रिस्क केसेस कैसे पहचान करेंगे कि हाई रिस्क केस है ये, किसके लिए भैया, गर्भवती महिला के लिए, ठीक है। तो उच्च जोखिम समूह गर्भवती महिला का, अच्छा इसका परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी गर्भवती स्त्रियां जिनकी गर्भावस्था माँ और गर्भस्थ शिशु के लिए जटिलताओं या प्राणघातक स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, उन्हें उच्च जोखिम समूह में रखा जाता है। मतलब कि ऐसी गर्भवती महिला जिनका गर्भावस्था माँ और गर्भस्थ शिशु के लिए जटिलताओं या प्राणघात सिद्ध उत्पन्न हो सकता है, उन्हें हम उच्च जोखिम समूह में रखते हैं। अच्छा सर, क्या कारण हो सकते हैं उच्च जोखिम का, आपके भर्ती परीक्षा में आएगा। निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि एक गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी उच्च जोखिम हो सकती है, ऐसे करके बना सकता है, कैसे भी प्रश्न बना सकता है, ठीक है। तो कारण क्या है सर, जैसे कि उच्च जोखिम कारण क्या है सर, कि जैसे कि उम्र संबंधी में क्या सर, कि जैसे कि कोई महिलाएं 30 वर्ष से अधिक उम्र हैं, 30 वर्ष से अधिक उम्र है और पहली गर्भावस्था है, तो यहाँ पे हाई रिस्क केस बन जाएगा, ठीक है, हाई रिस्क केस बन जाएगा प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। 30 वर्ष उम्र, ध्यान देना है 30 वर्ष से अधिक उम्र की बात हो रही है, ठीक है, तो हाई रिस्क केसेस बन जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शारीरिक रोग में। अच्छा, शारीरिक रोग में क्या देखेंगे सर, शारीरिक रोग में देखेंगे सर खून की कमी, हृदय के रोग, मधुमेह, यकृत रोग, विकृत रोग, अगर ये सब चीज़ें हैं तब भी हाई रिस्क केस बन जाएगा प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अब प्रसव का इतिहास देखेंगे सर, प्रसव का इतिहास क्या देखेंगे, ये कैसे हाई रिस्क केस बन सकता है सर, कि इसमें समय पूर्व, ठीक है, प्रसव समय से पहले प्रसव, या फिर बार बार गर्भपात, या फिर मृत जन्म, जो बेबी हो रहा है, ठीक है, तो मृत अवस्था में पैदा हो रहा है, तो ये भी हाई रिस्क जोखिम का कारण बन जाता है, ठीक है, जोखिम का कारण बन सकता है, हाई रिस्क केस बन सकता है। अब देखिए कुप्रसूति, इसमें क्या देखेंगे सर, इसमें देखेंगे मालप्रेजेंटेशन में क्या देखेंगे सर, भ्रूण का गर्भ असमान स्थिति, और देखेंगे क्या सर, RH निगेटिव है तब भी हाई रिस्क का केस बन जाता है। RH निगेटिव रक्त समूह वाली महिलाएं भी हाई रिस्क केस को दर्शाते हैं। ये भी अन्य कारण भी हैं सर, जैसे कि अन्य कारण में क्या सर, ध्यान देना है, सर ने पहले ही बता दिया है कि प्रीक्लेम्सिया, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, बहुगर्भ मतलब बहुत सारी गर्भ मल्टी, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ हैं चीज़ें जो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ, सब चीज़ लिखना चाहिए। अपरा का गर्भाशय में फंस जाना, अपरा का मतलब यहाँ पे समझ नहीं पाओगे तो प्लेसेंटा है अपरा का मतलब, ठीक है, प्लेसेंटा का गर्भाशय में फंस जाना, ये भी उच्च जोखिम के कारक होते हैं, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं। चलिए सर, अब कुछ रोग निरोधक दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है, किसमें, प्रेगनेंसी में, ताकि जो गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, या फिर उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, तो वो चीज़ें दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसी को हम समझेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, रोग निरोधक दवाइयाँ प्रेगनेंसी में। तो गर्भावस्था के दौरान असमान प्रसव से बचाने के लिए निरोधक दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि आयरन और पोलिक एसिड हुआ। आयरन मतलब खून की कमी, ठीक है, पोलिक एसिड मतलब सर क्रोमोसोमल दोषों को ठीक करने के लिए, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, 2 लाइन में याद रहेगा। एंटीबायोटिक्स दिया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, किस लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाती हैं। अच्छा सर, कुछ एंटीइमेटिक दवाइयाँ, क्यों सर, इसका क्या काम होता है गर्भावस्था में, इसका काम होता है उल्टी को रोकने के लिए, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें दिया जाता है, उंडेस्टान वगैरह, ठीक है, और भी दवाइयाँ आती हैं। तो दर्द निवारक दवाइयाँ भी होती हैं, क्यों सर, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान
असहजता और दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अब कुछ एमसीक्यू बनाएंगे हम जो आपने पढ़ा है, ठीक है। ऊपर थियरी में हम पहला प्रश्न देखेंगे कि उदरी परिवर्तन के दौरान किस स्थिति का आकलन नहीं किया जाता है। उदरी परिवर्तन के दौरान किस स्थिति का आकलन नहीं किया जाता है, आपने ऊपर पढ़ा। ऊपर आपने थियरी पढ़ा है तो प्रश्न आसानी से बना लेंगे। भ्रूण की स्थिति ये प्रेजेंटेशन में हमने देखा, ठीक है। इसमें हमने देखा गर्भ की संख्या, हमने देखा, ठीक है। गर्भ की संख्या हमने देखा, ये है, ठीक है। और ये भी है भ्रूण के हृदय की धड़कन, ये भी हमने देखा है। तो क्या नहीं है, एक ऑप्शन होगा ना जो गलत करेगा। हाँ, स्तनपान की क्षमता, चौथा नंबर ये तो गलत कर रहा है, स्तनपान की क्षमता नहीं होता है, ठीक है। उदरी परिवर्तन में ये चीज़ नहीं होता है। उदरी परिवर्तन के दौरान किस स्थिति का आकलन नहीं किया जाता है, तो स्तनपान की क्षमता नहीं किया जाता है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो क्यों नहीं किया जाता है या फिर क्यों और चीज़ें की जाती हैं। तो उदरी परिवर्तन केवल गर्भ की स्थिति, ध्यान देना है क्या, ऊपर हमने सारांश में भी आपको बताया था जब उदरी परिवर्तन पढ़ा रहे थे। तो केवल गर्भ की स्थिति, भ्रूण की संख्या और भ्रूण की हृदय ध्वनि जैसे पहलुओं का आकलन करता है। स्तनपान की क्षमता स्तनों की जांच के माध्यम से की जाती है, ठीक है। स्तनपान की क्षमता किससे की जाती है सर? स्तनपान की क्षमता स्तनों की जांच के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल याद रहेगा, याद रहेगा। प्रश्न नंबर सेकंड हम देखेंगे, उच्च जोखिम समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है, पूछा है, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं होता है, तो हमने आपको ये बताया था ना, प्रीक्लेम्सिया से पीड़ित महिलाएं, ये तो है, अगर हैं तो भी क्या बोलेंगे इसको, हाई रिस्क केसेस बोलेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी का। और जिनका रक्त समूह आरएस निगेटिव है तो ये भी रहेगा, तब भी हम बोलेंगे कि हाई रिस्क केसेस है प्रेगनेंसी का, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो कौन सा शामिल नहीं है सर, ये देखिए मिल गया। तीसरा वाले ऑप्शन में बोला है कि 20 वर्ष, जबकि हमने पढ़ा है कि 30 वर्ष से अधिक, तो यही तो गलत हो जाएगा, यही तो नहीं शामिल है। बाकी चौथा वाला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, मधुमेह से ग्रसित महिलाएं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जिनकी आयु 20 वर्ष है या 20 वर्ष है और यह उनकी पहली गर्भावस्था है, ठीक है। जिनकी आयु 20 वर्ष है या उनकी पहली गर्भावस्था है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष नहीं, 30 वर्ष हमने बताया था, 30 वर्ष से अधिक है और पहली गर्भावस्था है तो हाई रिस्क केसेस बन जाता है प्रेगनेंसी का। उच्च जोखिम समूह में महिलाएं शामिल होती हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो या उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हों, ठीक है। चलिए, सारे के सारे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करवाया हूँ क्योंकि मैं अलग से एमसीक्यू का सेशन करवा रहा हूँ, इसलिए लिमिटेड ही है, ठीक है। क्योंकि जब एमसीक्यू की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम थियरी को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। मेनली फोकस है कि आप थियरी को समझाना। एक बार थियरी आप अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्न कैसे भी आ जाए आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। और कोशिश करिएगा आप जो थियरी पढ़ते हो खुद अपने से ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्या सर, नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने आपको बताया था फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो क्यों दिया जाता है सर, क्रोमोसोमल दोष को रोकना, रक्त अल्पा नहीं होगा, ठीक है, आयरन का टेबलेट आप देते हो, ठीक है, इसके लिए क्रोमोसोमल दोषों को ठीक करने के लिए, रोकने के लिए फिर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फोलिक एसिड भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। यह न्यूरल ट्यूब दोषों और क्रोमोसोमल समस्याओं को रोकने में मदद करता है। व्याख्या में चलिए, अब हम कुछ चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य आधारित आवश्यक सूचना और सलाह, ठीक है। नीड बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, इसमें क्या है सर, अच्छा इसका सारांश पहले देख लेते हैं। 3-4 लाइन में क्या बातें बताई गई हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। इनका पालन करना सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कौन कौन से हैं सर, सलाह क्या दिया जाता है, आइए एक एक चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। पहला हो गया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। गर्भावस्था में पंजीकरण की आवश्यकता, गर्भधारण के तुरंत बाद अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है। इस एडवाइस दे रहे हो आप, ठीक है, कि आप देखिए रजिस्ट्रेशन का महत्व क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या फ़ायदे होंगे, तो इस चीज़ के लिए प्रेरित करना, तो ये एडवाइस के रूप में हो जाता है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित लाभ मिलता है और उच्च जोखिम समूह की पहचान की जा सकती है, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्या है सर,
दूसरा एडवाइस में क्या है सर, तो इसमें उच्च जोखिम समूह पहचान, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाली महिलाओं को पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें रक्त अल्पा, मधुमेह, हृदय रोग आदि ग्रस्त से गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। और तीसरा एडवाइस में क्या शामिल है सर, गर्भावस्था में संतुलित आहार। ठीक है, गर्भावस्था में संतुलित आहार। ठीक है, डाइट इन प्रेगनेंसी, गर्भवती महिला को समान स्थिति से 300 कैलोरी अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए। कितना सर, 300, जैसे कि 2200 जरूरी है, नॉर्मल है तो 2200, लेकिन जब वही गर्भवती हैं तो 300 कैलोरी बढ़ जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में समझाना है, जैसे कि कैल्शियम की मात्रा प्रेगनेंसी में 500 अधिक ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ को ध्यान में आपके बुक में भी अच्छे से लिखा गया है, चाहे जो भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मिल जाएगा। तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कितना सर, 500 mg अधिक आवश्यकता हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। अच्छा सर, अब प्रोटीन की मात्रा सर पूछेंगे, प्रोटीन की मात्रा कितना होना चाहिए गर्भावस्था में, तो 500, नॉर्मल से जो नॉर्मल ज़रूरत होती है उससे अगर प्रेगनेंसी हो गया तो 500 ग्राम अतिरिक्त लेना पड़ेगा। आयरन सर 10 mg अतिरिक्त लेना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे शायद आयरन का गलत होगा, आप एक बार देख लेना, आयरन 10 mg है कि 1000 mg है, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, मुझे भी क्लियर नहीं है, आई थिंक 10 mg क्या है। ठीक है, देखिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड मुख्य खाद्य पदार्थ पालक और ब्रोंकली हैं। ठीक है, शायद टाइपिंग एरर है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, देखिए पूरी गर्भावस्था में वजन में 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ोतरी को समान माना जाता है। अगर पूरी गर्भावस्था में वजन 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ रहा है तो इसको समान माना जाएगा, इससे कम होगा, ज़्यादा होगा तो दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए गर्भावस्था में स्वच्छता और नींद। ठीक है, ये भी एडवाइस देना है, स्वच्छता के बारे में एडवाइस ये। ठीक है, दिन में 2-3 घंटे और रात में 8 घंटे की नींद आवश्यक है। साफ कपड़े पहनना और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना जरूरी होता है, ये भी एडवाइस दे सकते हो गर्भवती महिला को कि दिन में 2-3 घंटे सोएं और रात को पूरा 8 घंटा नींद आवश्यक लें और स्वच्छ कपड़े पहनें। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें, ये भी एडवाइस में ही आएगा। एडवाइस में भी ये भी आएगा, टिटनेस के 2 टीके लगवाना आवश्यक है, ये भी बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पूरे प्रेगनेंसी में 2 टीके तो लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, टीटी का, तो यह माँ और बच्चे के, क्यों सर, क्योंकि यह माँ और बच्चे के संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। क्लियर, चलिए और भी क्या एडवाइस में शामिल है सर, छठा एडवाइस में क्या शामिल है, यात्रा और हानिकारक पदार्थों से बचाओ। ठीक है, उनको बताना होगा कि कोई किसी प्रकार का धूम्रपान, शराब, विकिरण, हानिकारक दवाओं से बचना चाहिए। ठीक है, यथासंभव न्यूनतम यात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है, यात्रा जितना कम करें, जितना आराम करें, उतना ही आपके लिए और बच्चे के लिए सेफ रहेगा। चलिए सातवां क्या हो जाएगा एडवाइस में कि पति और परिवार की भागीदारी, पति और परिवार को भी बताना पड़ेगा कि गर्भवती महिला की स्थिति के बारे में परिवार और पति को जानकारी होनी चाहिए, उनको ख्याल रखना चाहिए कि गर्भवती को शांति और स्वच्छ वातावरण में आराम करने दें। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित कुछ हम प्रश्न बनाएंगे। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, नीचे दिए गए में से कौन सा इसका कारण नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, तो उनमें से बताना है कौन सा कारण नहीं है। गर्भाशय और स्तनों के विकास के लिए ये तो है। ठीक है, ठीक है, भ्रूण की पोषण संबंधी अवस्थाओं को पूरा करने के लिए ये भी है, तो कौन सा नहीं होगा सर, यहाँ पे 3 एक ऑप्शन और होना चाहिए। चलिए छूट गया है, यहाँ पे तीसरा बोला जा रहा है कि प्रसव के बाद माँ के वजन को नियंत्रित रखने के लिए। प्रसव के बाद जरूरी नहीं होता है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, वजन को नियंत्रित रखना इसका उद्देश्य प्रसव के बाद नहीं होता है, तो ठीक है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी लिखा है, क्या पढ़ सकते हो, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार माँ और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य भ्रूण के विकास, माँ के शरीर के अंगों, गर्भाशय, स्तन की वृद्धि और कुपोषण से बचाव करना है। प्रसव के बाद वजन नियंत्रित रखना इसका उद्देश्य नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाएंगे हम, गर्भवती महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक है। गर्भवती मतलब महिला के लिए निम्नलिखित में कौन सा खतरनाक है, तो कौन सा खतरनाक है, टिटनेस के टीके लगवाना खतरनाक है क्या, ठीक है, दिन में 2-3 घंटा आराम करना खतरनाक है क्या, नहीं ये सब तो खतरनाक नहीं है। लेकिन हाँ सर, धूम्रपान और शराब सेवन करेंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के दोनों के लिए। संतुलित आहार लेना भी नहीं होगा। ठीक है, संतुलित आहार लेना भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए वीडियो लंबी हो रही है, अब गला भी बैठ रहा है। 53 मिनट का वीडियो कंटिन्यू, ये नहीं जैसे आप लाइव क्लास देखते हो, लाइव क्लास में लोग तो रेस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कंटिन्यू रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। लाइव क्लास में क्या रहता है कि एक प्रश्न करवाते हैं, बोलते हैं इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग बताओ, फिर कमेंट पढ़ने लगते हैं, रुक जाते हैं, बोलते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू बोलना पड़ता है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में। और मैं सबसे ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी टाइम की वैल्यू, ठीक है, आपके समय की कदर करता हूँ। मैं सोचता हूँ कितना कम समय में आप अच्छी चीज़ को ले सकते हैं। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, 1.5 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए। क्योंकि 1 घंटे का वीडियो में भैया डाटा कभी ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, रिचार्ज करवाते हो महीने का, इतना महंगा बढ़ गया, तो उसकी कदर, उसकी वैल्यू हमें पता है भैया। एज अ स्टूडेंट बन के मैं चीज़ों को सोचता हूँ और करता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई सा भी समय बर्बाद हो। और मैं यही पूरी हमारी कोशिश होती है कि जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं भैया उसका आउटपुट निकले, उसका आउटपुट निकले, आपके भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम में प्रश्न बने, ये हमारा पूरा फोकस रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसे ही चीज़ों को हम लेके आते हैं। कभी हम देखिए सब्सक्राइबर के पीछे भागे ही नहीं, अगर भागे होते तो भैया ये चीज़ हम भी प्राप्त करते जो और लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक है। हमारा एम कुछ है, ये चैनल कुछ अलग है, ठीक है। ये चीज़ को आपको पता चल जाएगा, उन लोगों को पता जो शुरू से फॉलो कर रहे हुए हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या हम देखेंगे। धूम्रपान और शराब का सेवन गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है। आराम करना, टीकाकरण और संतुलित आहार गर्भावस्था में आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे क्या सर? गर्भावस्था के दौरान उच्च जोखिम समूह की पहचान के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? कौन सा कारक जिम्मेदार है सर? आपको बताना है कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो कौन सा कारक जिम्मेदार है सर? गर्भवती की उम्र 20 से 25 वर्ष, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं। मधुमेह और हृदय रोग का इतिहास, ठीक है, यही 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 आपका करेक्ट हो जाएगा। नियमित चिकित्सा परीक्षण, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आयरन युक्त आहार लेना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के देखिए हाई रिस्क बोला है ना, यहाँ पे देखिए हाई रिस्क केसेस, ठीक है, प्रेगनेंसी का हाई रिस्क केसेस कब है? यही तभी तो होगा जब से मधुमेह और हृदय रोग का इतिहास ले रहे हैं। यही तो दर्शाता है कि हाई रिस्क केसेस हैं। अगर पॉजिटिव वे में ये चीज़ें आ गई, मधुमेह है, डायबिटीज़ हैं, हिस्ट्री लेते वक्त ये चीज़ पॉजिटिव निकल के आई, तो बोलेंगे कि प्रेगनेंसी के केसेस जो हैं रिस्क वाले हो गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिए व्याख्या आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए गर्भवती महिला की विशेष आवश्यकताएं, अब नीड्स क्या होती हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। स्पेशल नीड ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन, पहले हम सारांश में देख लेंगे सर। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अच्छा वो कौन कौन से हैं सर? जैसे कि यहाँ पे संतुलित आहार, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान महिला को समान अवस्था की तुलना में 300 कैलोरी अधिक मात्रा में भोजन करना। महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो प्रोटीन 15 ग्राम अतिरिक्त गर्भाशय और भ्रूण के विकास के लिए। कैल्शियम 500 mg अतिरिक्त किसके लिए सर? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए। आयरन 10 mg अतिरिक्त रक्त निर्माण और एनीमिया से बचाव के लिए। फोलिक एसिड गर्भ में बच्चे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये नीडेड है, ठीक है, गर्भवती महिला की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जिसको ज़रूरी होता है लेना, ठीक है। अब विटामिन B12 और D भ्रूण की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे जैसे सर पालक, ब्रोंकली, दूध, अंडे, सूखे मेवे, दालें आदि, ठीक है, ये सभी चीज़ें विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 और D इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। चलिए उचित नींद, ये सभी आवश्यकता है, नीड है प्रेगनेंसी वुमेन का। दूसरा क्या हो गया सर? उचित नींद और आराम, दिन में 2-3 घंटे आराम और रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। और फिर उसके बाद क्या है सर? यह गर्भवती महिला को थकावट और मानसिक तनाव से बचाने में मदद करता है। उचित नींद से भ्रूण का विकास सुचारू रूप से होता है। स्वच्छता का भी आवश्यकता होती है गर्भवती महिला के लिए। गर्भावस्था के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि सर साफ कपड़े पहने, नियमित स्नान करें, इससे संक्रमण और त्वचा रोगों से बचाव हो सकता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अनियमित चिकित्सीय परीक्षण जैसे हम आपको बताएं ये इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3 बार या 4 बार, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? 3 बार या 4 बार, ठीक है। ऑप्शन में 3 रहेगा तो भी मानना है, 4 बार रहेगा तो भी मानना है, ठीक है। कम से कम 3 बार चिकित्सीय परीक्षण करना अनिवार्य होता है, कम से कम 3 बार तो जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि
प्रथम तिमाही में गर्भावस्था की पुष्टि और प्रारंभिक परीक्षण, ठीक है। और दूसरी तिमाही में भ्रूण के विकास का मूल्यांकन, तीसरी तिमाही में प्रसव की तैयारी और संभावित जोखिम की पहचान, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। टीकाकरण जरूरी होता है, आवश्यक है, ठीक है। ये सभी हम प्रेगनेंसी वुमेन के नीड्स क्या हैं, आवश्यकता क्या है गर्भवती महिला की, उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो 5वें पॉइंट में हम देख रहे हैं टेटनस टीकाकरण। गर्भावस्था के दौरान टेटनस के 2 टीके लगवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। यह माँ और बच्चे के संक्रमण से बचाने में सहायक होता है। छठा क्या हो गया सर, ये आवश्यकता है, यात्रा और खतरों से बचाओ, ये छठा हो गया, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज जरूरी होता है, ठीक है। नॉर्मल एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम, ठीक है। नॉर्मल पूछा है, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का व्यायाम और योग करना गर्भावस्था के दौरान फायदेमंद होता है। यह शरीर को लचीला बनाता है और प्रसव के दौरान मदद करता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करें। अब ये चौथा आवश्यकता में क्या है सर, मानसिक रोग और शारीरिक सहयोग। पति और परिवार को गर्भवती महिला का मानसिक और भावनात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए। उसे सकारात्मक वातावरण और तनावमुक्त माहौल प्रदान करें, ठीक है। आपातकालीन स्थिति के लिए परिवार को तैयार करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इतने सारे आवश्यकताएं हैं, आपको ध्यान रखना है। आपातकालीन लक्षणों की पहचान, ठीक है। आपातकालीन लक्षणों की पहचान, चक्कर आना, सूजन, यौन रक्तस्राव, तेज पेट दर्द जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये सारे आवश्यकता हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी वुमेन के। देखिए पोषक तालिका में जो भी हम आपकी बात बता रहे हैं, यहाँ पे तालिका बना दी गई है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गर्भावस्था के दौरान ये है तालिका, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए कैलोरी नॉर्मल कितना अगर ज़रूरी होता है पोषक तत्व, तो अगर 2200 है और वहीं पे प्रेगनेंसी है, देखिए दुग्ध जब स्तनपान कर रही हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम ज़रूरी नहीं समझते हैं, ये आपका ज़रूरी है। मेनली हम प्रेगनेंसी देख रहे हैं ना, ठीक है, प्रसव वाले की बात हो रही है। तो कैलोरी नॉर्मल अगर 2200 है, अगर वहीं पे प्रेग्नेंट हो गई हैं तो 300 ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। प्रोटीन 15 ग्राम नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम, प्लस 15 और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। कैल्शियम, यहाँ पे देखिए कैल्शियम अगर 500 है, 500 ले रहे हैं नॉर्मल में, तो अगर प्रेगनेंसी हो रहे हैं तो 500 इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आयरन 30 है तो 10 और आवश्यकता पड़ जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं किनकी सर, मिडवाइफरी की। गर्भावस्था में जिम्मेदारियाँ होती हैं, मिडवाइफ की गर्भावस्था में जिम्मेदारियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मिडवाइफ एक कुशल स्वास्थ्यकर्मी होती हैं जिसका कार्य गर्भवती महिला को आवश्यक देखभाल, शिक्षा और मानसिक समर्थन प्रदान करना। गर्भवती के दौरान मिडवाइफ की भूमिका और माँ भ्रूण के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, देखिए अब पहला हम देखेंगे, ये सब क्या है, मिडवाइफ की जिम्मेदारी है प्रेगनेंसी वुमेन के लिए, ठीक है। तो पहला क्या जिम्मेदारी बन जाता है, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और प्रेरणा देना। मिडवाइफ गर्भवती महिला को नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए प्रेरित करना। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक सावधानियों को, आहार के बारे में जानकारी देना। ये सब क्या है, ये सब जिम्मेदारी हैं किसका, मिडवाइफ का, किसके लिए, प्रेगनेंसी वुमेन के लिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गर्भावस्था के किसी भी उच्च जोखिम संकेत जैसे रक्तस्राव, चक्कर आना, सूजन की पहचान के लिए शिक्षित करती हैं मिडवाइफ, ठीक है। अच्छा सर, पहले पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है मिडवाइफ की जिम्मेदारी, इसको हम देखेंगे, अनुवंशिकी परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें क्या होगा सर, यदि गर्भावस्था के दौरान कोई अनुवंशिकी जटिलता का संदेह हो तो मिडवाइफ गर्भवती महिला को मानसिक रूप से तैयार करती हैं। अनुवंशिक चिकित्सालय में आवश्यक परीक्षण और परामर्श के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवार को भी संभावित जोखिम और उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी देती हैं। अब देखिए प्रसव पूर्व परीक्षण, तीसरा क्या जिम्मेदारी बन जाता है, प्रसव पूर्व परीक्षण। सब कुछ मैं हेडिंग बाय हेडिंग बना दिया हूँ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है, और याद भी रहेगा। चलिए मिडवाइफ की गर्भवती महिला का शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करती हैं। यह परीक्षण निम्न चरणों में किया जाता है। अच्छा सर, किन किन चरणों में किया जाता है, कि जैसे कि पहला हिस्ट्री में हम आपको बता दिए हैं। दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन। तीसरा सर क्या, प्रसूति परीक्षा, ठीक है। और चौथा क्या सर, प्रयोगशाला परीक्षा, ठीक है। ये सब कुछ हम बता ही चुके हैं आपको। देखिए प्रसव की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, मानसिक और शारीरिक तैयारी, ठीक है। मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि गर्भवती महिला को प्रसव के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना। उसे प्रसव के दौरान होने वाले अनुभव के बारे में जानकारी देना। परिवार नियोजन को प्रसव के समय सहयोग देने की प्रशिक्षित करना। ये सारे मिडवाइफ की ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्या, प्रसव की तैयारी। अगर ये तैयारी कर रहे हैं कौन, स्वास्थ्य का आ जाए एनम आप कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी के टाइम निम्नलिखित ऐसे प्रश्न भर्ती में बनेगा भी, निम्नलिखित में से बताइए
एएनएम के रूप में आप प्रसव की तैयारी की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं करेंगे या फिर क्या शामिल करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या-क्या शामिल करेंगे? पहला तो हम करेंगे कि मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा इसको, गर्भवती महिला को, ठीक है। और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो सारी आप पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा, क्या उपयोगी वस्तुओं की तैयारी, उपयोगी वस्तुओं की तैयारी जैसे कि प्रसव के दौरान उपयोग होने वाले आवश्यक सामान तैयार करें, जिसमें कि क्या हो गया सर, दस्ताने हो गए। दस्ताने क्यों? संक्रमण से बचने के लिए। कैंची और ब्लेड क्यों सर? क्योंकि नाल काटने के लिए, ठीक है। सीजर और ब्लेड का इस्तेमाल। और टाई, ठीक है, कॉर्ड टाई क्यों सर? नाल को बांधने के लिए, ठीक है। और कैटगट क्यों सर? सिलाई के उपयोगी के लिए। डिटॉल सेवलान क्यों सर? सफाई का संक्रमण रोकने के लिए। आवी बोतल, ठीक है, वीगो क्यों सर? आवश्यकता पड़ने पर तरल पदार्थ देने के लिए। अब देखिए परिवहन की तैयारी, परिवहन की तैयारी क्या करेंगे सर? प्रसव के समय गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जैसे केसेस सीरियस हो रहा है तो क्या करेंगे, ताकि तुरंत हम उसको अस्पताल में ले जा सकें, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए। आपातकालीन स्थिति में निकटतम अस्पताल का संपर्क और मार्ग तैयार करना, पहले से ही कॉल करके बता देना है अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कि ऐसी गर्भवती महिला हैं, ठीक है, आप पूरा तैयारी हम लोग बनाए हैं, जैसे ही केस गड़बड़ होगा लेके आ जाएंगे। तो ये वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, ये लाइन। चौथा सर क्या होगा, शैल चिकित्सा की योजना। तो आपको ये सब चीज़ देख लेना है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, ये तो शायद रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, यहाँ ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। देखिए ये चीज़ हम नहीं पढ़े हैं, महत्वपूर्ण 5CS। इसमें क्या ध्यान देना होता है सर? इसमें देना होता है कि प्रसव के दौरान माँ और शिशु की सुरक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। साफ हाथ, ये 5C की बात हो रही है, ठीक है, 5CS 5S जो बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, साफ हाथ संक्रमण से बचने के लिए। दूसरा क्या सर? दूसरा हो जाएगा कि सर साफ पर्यावरण, क्लीन इन्वायरमेंटल। तीसरा क्या हो जाएगा, साफ नाल, क्लीन स्टम्प। तो ये 5C के बारे में देख रहे हैं, तो 5C में कौन कौन से आते हैं उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चौथा सर क्या हो जाएगा, साफ ब्लेड, क्लीन ब्लेड। और पांचवा क्या हो जाएगा सर, साफ बच्चे की नाल, क्लीन कॉर्ड। आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा सर? ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा 5CS में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है तो आपकी भर्ती परीक्षा में बन सकता है। तो क्लीन हैंड है, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, क्लीन स्टम्प है, ठीक है, क्या है सर, क्लीन स्टम्प है, ठीक है। और क्या है सर, क्लीन ब्लेड है सर, क्लीन ब्लेड है, ठीक है। और क्या है सर, क्लीन कॉर्ड है। तो ये सारे 5CS के बातें हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रसव के पहले और दूसरे चरण में माँ की देखभाल, ठीक है। प्रसव के पहले और दूसरे चरण में माँ की देखभाल। प्रसव के दौरान माँ की देखभाल बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पहले चरण में क्या भैया, पहले चरण में ये देखभाल होता है कि माँ को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण देना, दर्द कम करने के लिए सही स्थिति और मार्गदर्शन देना, समय समय पर गर्भाशय के संकुचन और हृदय की गति की निगरानी करना। और दूसरे चरण में क्या है सर, दूसरे चरण में सर है प्रसव प्रक्रिया के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से माँ को तैयार करना, सुरक्षित उपयोग और सुरक्षितता का उपयोग करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए MCQ हम बनाएंगे, गर्भवती महिला का आप पर्सनल डिटेल ले रहे हैं, जैसे कि नाम, आयु, पता, व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है इस चीज़ को आपको बताना है पर्सनल डिटेल में। तो गर्भवती महिला का आप डेटा निकाल रहे हो, ठीक है, पर्सनल डिटेल ले रहे हो, तो इसका क्या ज़रूरी होता है, किस लिए ले रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य सर ये है कि गर्भवती महिला की स्वास्थ्य स्थिति और आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। वर्तमान गर्भावस्था का इतिहास लेने का उद्देश्य क्या है, आप बताइए क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आपको देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। गर्भावस्था के लक्षण और LMP और स्वास्थ्य समस्याएं के लिए गर्भवती महिला के वर्तमान गर्भावस्था का इतिहास लेते समय कौन सी जानकारी प्राथमिक रूप से ली जाती है, तो ये चीज़, ठीक है, गर्भावस्था के लक्षण और LMP और स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है। चलिए अब देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गया है, अभी बहुत कुछ बताना है आपको इसमें। देखिए हम कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे के अंदर, हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, 1.5 घंटा से ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। बाकी इसलिए मैं बोलता हूँ PDF ले लिया करिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ वीडियो में ही बता पाना ये चीज़ें नहीं, और भी काम होता है मुझे, ठीक है। तो PDF अब मैं भेज दूँगा, आप जो लोग फ़ी दिए हैं 200 रुपये, ये PDF देखकर नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ भी लेंगे। तो और अभी यहीं से तो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 5C के बारे में आप जान ही रहे हो, 5C के क्या महत्व हो, ठीक है, क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब हम देखेंगे कहाँ से, बहुत कुछ है यार इसमें, क्या क्या हम, ये इम्पोर्टेंट भी है, आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ को हमने छोड़ा ही नहीं है। देखिए प्रथम अवस्था में देखभाल, केयर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, प्रथम अवस्था में गर्भवती स्त्री को देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसव की शुरुआत का चरण से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या सर? कि गर्भवती स्त्री की समान देखभाल, ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है। देखिए अब यहीं से मेन आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहीं से, ठीक है, जो आपके भर्ती परीक्षा में दिया है सिलेबस में, यहीं से, बाकी उस सब चीज़ को समझाने के लिए, ताकि इधर आपको समझ में आए, इसलिए हम आपको बताएं। और ऐसा है नहीं कि हमने पहले प्रसव से पूर्व देखा, प्रसव के बाद की चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो गर्भवती स्त्री को सही स्थिति में आराम करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखें, स्नान, कपड़े बदलना और मुंह हाथों की सफाई, नस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, तो ये सारे गर्भवती सामान की देखभाल आप देख लेना, ठीक है। और शारीरिक स्थिति में वही चीज़ है जो हमने आपको ऊपर बताया, प्रसव की प्रगति सुनिश्चित करना, ये सारे खतरों की पहचान करना, ठीक है। खतरों में क्या असर, बुखार देखेंगे 100.4 फ़ारेनहाइट या फिर 38 सेंटीग्रेड से अधिक है, या फिर रक्तचाप देखेंगे 140/90 है से अधिक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भ्रूण की हृदय की गति देखेंगे 120 प्रति मिनट से कम या फिर 160 प्रति मिनट से अधिक हो, ये भी चीज़ देखेंगे। योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, ये प्रथम चरण का देखभाल हुआ। और द्वितीय अवस्था में क्या है सर? द्वितीय अवस्था में ये देखेंगे, पहला क्या, माँ का स्थिति का ध्यान, इसमें आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर, द्वितीय चरण में दूसरा पॉइंट है प्रसव के लिए आवश्यक तैयारी, ठीक है, ये द्वितीय चरण की बात हो रही है, ठीक है। देखिए द्वितीय चरण में तीसरा पॉइंट क्या है सर, बच्चे का जन्म, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। और देखिए चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, जटिलताओं का प्रबंधन, ठीक है, द्वितीय चरण की बात हो रही है, ठीक है। चलिए प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, क्या इसमें क्या शामिल है सर? नवजात शिशु और आँखों को, मुंह को साफ करें, बच्चा हो गया है, ठीक है, धरती पे आ गया है, तो नवजात शिशु की आँखों और मुंह को साफ करें, माँ को आराम दें और उसे तरल पदार्थ दें, माँ की नाड़ी और रक्तचाप की नियमित निगरानी करें। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से बताइए प्रसव के बाद माँ और बच्चे की देखभाल में शामिल है या फिर नहीं शामिल है। तो ये लाइन याद रहेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रसव क्रिया, अब देखिए यहाँ से प्रसव क्रिया बच्चे को पैदा करवाना, ठीक है, प्रसव क्रिया बच्चे को पैदा करवाना, उसमें क्या चीज़ें हैं सर? इसमें ये चीज़ें हैं कि सर प्रसव क्रिया या बच्चे को जन्म दिलाना एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया है। यह वह चरण है जहां मिडवाइफ या फिर स्वास्थ्यकर्मी को पूरी सावधानी और अनुभव के साथ करना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें सर, माँ को सही स्थिति में रखना, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या है इसी में, यौन की सफाई और निरीक्षण करना। तीसरे पॉइंट में क्या है सर, बच्चे को सिर को नियंत्रित करना। और चौथे पॉइंट में क्या है सर, सिर और शरीर का बाहर आना। पाँचवें पॉइंट में क्या है सर, आवश्यकता पड़ने पर एप्सियोटोमी का उपयोग करना, ठीक है, एप्सियोटोमी का उपयोग करना। और छठवें पॉइंट में क्या है सर, नवजात का निरीक्षण करना। ये सारे पॉइंट है, आप देख लेना। और सातवें पॉइंट में क्या है सर, माँ की देखभाल, ठीक है। आठवें पॉइंट में क्या है सर, जटिलताओं की रोकथाम, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रसव के दौरान माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी उपकरण और प्रक्रिया संक्रमण मुक्त होने चाहिए। किसी भी जटिलताओं की स्थिति में चिकित्सीय सहायता तुरंत प्राप्त करें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए शिशु की तुरंत देखभाल, ठीक है, तुरंत देखभाल में क्या बातें हैं सर, तुरंत देखभाल में श्वसन के लिए मुंह और गले की सफाई करें, शिशु के रंग और सिर का निरीक्षण करें, ये सब तुरंत देखभाल है। नाभि नाल, ठीक है, संपीड़न और देखभाल करें, ये तुरंत देखभाल में शामिल है। चौथे पॉइंट में क्या है सर, शिशु को गर्म और आरामदायक बनाना। पाँचवें पॉइंट में क्या है सर, शिशु को माँ का दूध पिलाना, ये पाँचवें पॉइंट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नवजात शिशु में श्वसन क्रिया शुरू करना, उद्देश्य है तो आप देख लेना, वायु मार्ग को साफ करना, गैसीय प्रवाही श्वसन प्रक्रिया शुरू करने की बात हो रही है, परिसंचरण सुचारू करना, रक्त अम्लता में कमी लाना, उपकरणों की तैयारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एम्पायर गणना, ठीक है, सॉरी एपगार गणना क्या है सर, एपगार के घटक होते हैं हृदय की नाड़ी, अगर 0 अंक है तो अनुपस्थिति मानेंगे, 1 अंक है 1 अंक कम मानेंगे, जब 100 मिनट से कम है तो उसको 1 अंक बोलेंगे, 2 अंक क्या बोलेंगे, 100 मिनट से अधिक है तो 2 अंक बोलेंगे। श्वसन प्रयास में क्या देखेंगे सर, श्वसन प्रयास अगर 0 अंक है तो अनुपस्थिति मानेंगे, 1 अंक है तो धीमी और अनियमित बोलेंगे कि श्वसन धीमी और अनियमित है, और फिर 2 अंक आ गया रीडिंग में तो रोकने के साथ नियमित बोलेंगे।
पेशी गति बोलेंगे, पेशी गति में 0 अंक आया तो बोलेंगे कि लंगड़ापन है। अगर 1 अंक आया तो हलचल बोलेंगे, 2 अंक आया तो सक्रिय गति बोलेंगे। उत्तेजनशीलता में 0 अंक आया तो बोलेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई उत्तेजनशीलता नहीं है। अगर 1 अंक आया तो मुँह बनाना होगा, ठीक है। 2 अंक आया तो छींक या रोना होगा, ठीक है। त्वचा का रंग देखेंगे, 0 अंक क्या दर्शाता है, नीला या हल्का पीला दिखाता है। 1 अंक आया तो क्या बोलेंगे, गुलाबी, हाथ और पैर नीले को दर्शाता है। 2 अंक आया तो पूरा गुलाबी। तो ये पगार स्कोर का मूल्यांकन 0 से 3 के बीच में रहेगा तो तीव्र संकट हो सकता है। 4 से 6 के बीच में रहेगा तो हल्का संकट बोल सकते हैं। 7 से 10 अंक रहेगा तो सामान्य बोलेंगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। नवजात देखभाल में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सा है, भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी नवजात देखभाल में महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हैं, 5-6 बातें हैं। देखिए, नाभिनाल की देखभाल, ठीक है, इस चीज़ को देखना है। नाभिनाल की देखभाल में पहला पॉइंट क्या है, नाभिनाल की नियमित जांच और देखभाल, सफाई का तरीका, ठीक है। तीसरे पॉइंट में नाभिनाल से आश्राव की जांच। चौथे पॉइंट में क्या है, शिशु को सुरक्षित रखना। तो ये 4 पॉइंट हैं जो नाभिनाल की देखभाल में शामिल हैं। तो आप इसीलिए हम बोलते हैं ना, थियरी, देखिए मैं चाहता तो एक पार्ट में कवर कर देता, ठीक है, 2 पार्ट लाता है इसका, लेकिन एक ही पार्ट हम ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखिए, और वैसे भी करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो जो पढ़ना चाहता है उसी के लिए मेहनत करो ना। आप लोगों से क्या ही उम्मीद करें। अपरा का अलग होना, डिलीवरी या प्लेसेंटा, तो PDF भेज देंगे। जो लोग फी दिए हैं 200 रुपये, आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए, अपरा का अलग होना, अगर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, सर अपरा के अलग होने की प्रक्रिया क्या है, ये चीज़ समझ लेंगे। अपरा के अलग होने के संकेत कैसे पता चलेगा कि अपरा अलग हो रहा है, तो इस चीज़ को देखेंगे। अपरा का परीक्षण करेंगे। प्लेसेंटा एग्जामिनेशन में क्या शामिल है सर, झिल्लियों की जाँच शामिल है, अपरा का वजन और संरचना शामिल है, ठीक है। अब देखिए, प्रसव की तीसरी और चौथी अवस्था में देखभाल, माँ की सतत देखभाल होता है, ये तीसरी और चौथी। देखिए, अपरा निष्कासन के बाद की प्रक्रिया, गर्भाशय और यौन की देखभाल, माँ और शिशु की स्थिति का ध्यान, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज और रिकॉर्ड देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें भी चीज़ें बताई गई है। तो आप यहीं पे समाप्त होता है आपका, ठीक है। पूरा PDF आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक पढ़ भी सकते हैं, हम सब कुछ यहाँ पे दिखाए भी हैं, ऐसा ही है नहीं कि बिना दिखाए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो लोग फ़ी दिए हैं 200 रुपये, आप भी फ़ी लें, आप भी PDF चाहिए आपको तो 200 रुपये फ़ी देकर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से हमारा नंबर निकालिए और हमें मैसेज करिए डायरेक्टली कि सर मुझे PDF चाहिए, तो PDF आपको मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेस्ट भी दिया जाता है, टेस्ट में भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एग्जामिनेशन को टारगेट बना के चलें कि हमारा एग्ज़ाम कब है भैया, एग्ज़ाम हमारा कब है भैया, 25 से 30 अप्रैल को है, तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।